नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवाओं ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद आया है पावन समय। शराब मांस की दुकानें बंद रखे जाने की सीएम से की अपील। बाबा भारामल धाम में सेवादार बाबा सहित 2 की हुई हत्या। सूचना मिलते ही क्षेत्र में फैल गई दहशत। 3 लोगों के द्वारा इस हमले को दिया गया अंजाम। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा बैठक में अध्यक्षों को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देश। मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तीखी बयानबाजी। नियुक्तियां अकेले धामी सरकार में हुई। उत्तराखंड के युवाओं को मिल रहा है रोजगार। चलिए बढ़ते हैं आगे। युवाओं ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर नवयुवक रामलीला कमेटी सचिव और एबीवीपी के पूर्व जिला सह संयोजक रहे मयंक पंत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मयंक पंत द्वारा अपील करते हुए बताया गया कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वहीं सैकड़ों वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद यह पावन समय आया है, जिसमें हिंदू समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आस्था के इस पावन अवसर पर हिंदू समाज से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति गौरवान्वित है और आस्था से भरा हुआ है। ऐसे में सभी की आस्था का सम्मान और ध्यान रखते हुए 22 जनवरी 2024 को प्रदेश में सभी शराब की दुकान और मांस की दुकानें बंद रखी जाएं। जैसा कि सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की जो है अपने गर्भगृह में जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पूरे देश की, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उनकी सभ्यता, आस्था, संस्कृति सब जुड़ी हुई है। सभी हिंदू भाई सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ भारत से जो भी प्रेम करते हैं वो एक बहुत उत्साह में है। तो ऐसे पावन अवसर पर हमने आज मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजकर यह मांग की है कि 22 जनवरी को जो आस्था का एक इतना बड़ा धाम जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उस दिन जो है प्रदेश भर में शराब की दुकानें और मांस मदिरा की दुकानें जो हैं बंद की जाए। एक बड़ा आस्था का केंद्र है और सभी धार्मिक भाव उत्पन्न हो। इस वजह से हमने जो है मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी है कि शराब की दुकानें और मांस मदिरा की दुकानें जो है उस दिन बंद रखी जाएं। तो किनके माध्यम से आपने ज्ञापन भेजा? मुख्यमंत्री जी को हमने जो पत्र भेजा है वो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हमने दिया है, मुख्यमंत्री जी को पास अपनी बात पहुंचाने के लिए। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सीमांत सुरई वन रेंज के वन क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा भारामल के समाधि स्थल के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक अन्य की धाम में ही हत्या किए जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ क्षेत्र के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमले में घायल हुए सेवादार नन्हे बाबा के बयानों के अनुसार देर रात लगभग 12 बजे के आसपास 3 लोगों के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले के वक्त आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज और सेवादार नन्हे बाबा के साथ 2 अन्य मानसिक रोगी मौजूद रहे। सभी लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर सो रहे थे, जिस दौरान सोते हुए लोगों पर ही एकाएक लाठी डंडों के द्वारा जबरदस्त हमला किया गया। बारामल मंदिर जो है वो जंगल के अंदर 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाने के बाद एक बिल्कुल सुनसान जगह पे बारामल मंदिर करके पड़ता है। वो वन विभाग की बारामल रेंज के अंदर पड़ता है, जिसमें पूरा रेंज है बारामल रेंज। तो वन बिल्कुल घनी जंगल कोर एरिया बोलते हैं ना बारामल रेंज, तो जंगल उसमें बारामल मंदिर करके एक है। उस बारामल मंदिर में जो निवासी बाबा है जो हमेशा वहाँ रहते हैं, एक बारामल मंदिर का बाबा और उसके एक चेले का रात्रि को या अर्ली मॉर्निंग को हत्या हुई है। डंडों से प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि डंडों से मार के उनको हत्या की गई है। गुल्लक खुला हुआ है और हाल ही में ये मेला भी हुआ था बारामल का, वो जो उसमें मेला होता है जिसमें बहुत बड़ा भंडारा होता है, वो हाल ही में संपन्न हुआ था। तो उसको लेके हो सकता है लोगों में गलत नज़र पड़ गया हूँ। वी विल गेट ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट थोड़ा देर के बाद, क्योंकि हमें जानकारी में भी है कि वन विभाग का जो कैमरा का ट्रैप्स रहता है टाइगर के लिए, उन सब का सहारा लेंगे हम। कैमरा ट्रैप्स रहता है जगह जगह, इन्होंने भी कैमरा लगाए रखे होंगे। वो सारी जगहों पे हम कैमरास देखने के बाद तो थोड़ा बहुत कम कमेंट कर पाएंगे। अभी तक तो प्रथम दृष्टया ये ज़रूर है कि मर्डर तो है, नो डाउट मर्डर है। वो बाबा और एक चेला का मर्डर हुआ है, गुल्लक खुली हुई है, कुछ भी हो सकता है। अभी इस वक्त कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो विक्टिम है उसको भी पैर में चोट लगी है, पैर और हाथों में चोट लगी है। अभी तक मैं जानकारी में आया हूँ कि सेफ एंड साउंड है, हेड इंजरी नहीं है। खटीमा में इलाज ले रहा है करके मेरी जानकारी में आया है। मुझे लगता है 3 से 4 घंटे के बाद और बेहतर तरीके से हम अपडेट दे पाएंगे। दुखद घटना है। अब धार्मिक प्रांगणों में भी ऐसी घटना होने लगी है। कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है। खटीमा में तो खासा दिन दहाड़े चोरियां हो जा रही हैं।
अभी यहाँ बाबा जी और एक साथी की उनकी हत्या कर दी गई है, एक साथी को गंभीर रूप से घायल किया गया है, एक बेचारा जान बचा के भागा है। उससे पहले द्यूरी में जो है शाम के टाइम खुली बाज़ार में हत्या करके लोग चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था लचर होती नज़र आ रही है। तो इसमें गंभीरता से शासन प्रशासन को कदम उठाने चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, क्यों प्रशासन अपराधियों के आगे बौना नज़र आ रहा है। इसलिए गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। बीते दिन संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मोर्चों के अध्यक्षों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। वहीं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या ने कहा कि बैठक में हमें पार्टी के द्वारा बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। सरकार की योजनाओं से जो लोग वंचित रह गए हैं उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचे, इस पर काम किया जाना है। साथ ही प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया जाए। अम्बेडकर छात्रावास में जाकर हम संवाद कार्यक्रम करेंगे। अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान भी हमारे मोर्चे के द्वारा किया जाएगा। अम्बेडकर छात्रावास है, तो अम्बेडकर छात्रावास है, छात्रों से संवाद करेंगे, बस्तियों में हम लोग बस्ती संपर्क करेंगे और उसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें ऑलरेडी लगभग सारी चीज़ें आ गई। देहरादून नगर निगम से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। नगर निगम में स्वच्छता समितियों को किए गए सफाई कर्मचारियों के वेतन में फर्जीवाड़े पर पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 सालों तक नगर निगम के वित्त नियंत्रक द्वारा सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया जाता रहा, लेकिन कभी भी सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों के कागजों में कोई और तो मौके पर कोई और व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका खुलासा होने पर पार्षदों, अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है। उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे विचार किया जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अभी उनके द्वारा कोई आधिकारिक रिपोर्ट मुझे नहीं दी गई है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसमें सभी संभव विचार जो भी कार्रवाई होगी वो सभी की जाएगी। प्रशासक महोदय के साथ उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। सभी दूसरे पक्ष की भी बात उसमें सुनी जाएगी। उसके उपरांत जो भी कार्रवाई प्रस्तावित करनी होगी वो प्रस्तावित करेंगे। मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करती नजर आ रही है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट से मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो विषय है उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद से हुई, उतनी नियुक्तियां अकेले धामी सरकार में हुई हैं। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से सवाल किया कि वो बताएं कि किन नॉन उत्तराखंडियों की नियुक्ति इन सालों में हुई है। उन्होंने कहा कि सभी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो ऐसे में मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का मकसद क्या है, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस केवल भ्रमित करने का काम कर रही है। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल निवास की बात करना क्या अपराध है क्या? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपना मूल निवास मांग रहा है। सरकार को इसमें तय करना है कि वो मूल निवास देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, या मूल निवास के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है, वो चुनौती देके पूछ रहे हैं गैर उत्तराखंडी कौन भर्ती हैं? क्या ऋषिकेश एम्स में 600 भर्तियाँ राजस्थान की क्यों कर दी हैं? अभी भी इतने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। उपनल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, बाहर से ला के भर्ती कर दिए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक में बाहर से लेके भर्ती कर दिए गए। मैं पर्टिकुलरली नाम लेके बता रहा हूँ, बता दें, इनका जवाब देते जरा, इनकी जांच कर लें। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को कम करने का काम न करें, पहले सोच समझ के बोलें।
600 लोग एम्स में भर्ती कर दिए राजस्थान से लाकर। ऐसे कई तमाम विभाग हैं जिनमें हमारे लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। और यहाँ तो ये होना चाहिए था कि हमारी तो मांग ये भी रह रही थी कि पीसीएस के एग्जाम तक में मूल निवास अनिवार्य कर देना चाहिए, अगर वो उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील हैं, उत्तराखंड की अस्मिता को, उत्तराखंड की कल्चर को बचाना चाहते हैं, तो ये करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अक्सर लोग गलत रास्ते भी चुन लेते हैं, जिसके कारण उन्हें इसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला आया है सामने, जिसमें भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी बेटी पर अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और कमीशन फॉर वुमेन लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने पुलिस और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर पाया कि उक्त पोस्ट रायपुर निवासी सानिध्य भट्ट की ओर से की गई है। ये हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच करी, जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। और क्योंकि आईडियां फर्जी थी तो उनकी अभी जांच चल रही है और इसमें जो अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शहर को कूड़ेदान मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम के डस्टबिन फ्री दून के तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से डस्टबिन फ्री कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 स्थानों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया है, जबकि कुछ जगह जो कूड़ेदान अभी बाकी है उन्हें जल्द हटा दिया जाएगा। हमने लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का, और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको असेस कर रहे हैं हम एक एक करके, और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए 31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। उत्तराखंड स्थित 4 धामों में शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे यहां सर्दियों में भी अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकें। इसके लिए शीतकालीन स्थलों पर महोत्सव का आयोजन होगा। उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ महापंचायत को सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में सचिव पर्यटन से मुलाकात की। महापंचायत के महासचिव ब्रजेश सती ने दावा किया कि सचिव पर्यटन के साथ बैठक में तय हुआ है कि शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इसमें चारों पीठों के शंकराचार्य के साथ संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा। शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे अधिक श्रद्धालु आ सकें। तौर पे हमने इसी बारे में बात की माननीय सचिव साहब से, और निश्चित तौर पे आप मानिए कि धार्मिक दृष्टि से तो लगातार पूजा उन पर होती है, हमारे पुजारी लोग वहाँ पर यथावत है। लेकिन आज जो सचिव साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने पॉजिटिव बात जो की, इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सुधारेंगे, वो हमारी रोडें सही कर देंगे, हमारे स्नो कटर वहाँ पर लगे रहेंगे। तो जब विदेशों में इतनी बर्फ़ पड़ती है तब भी लोग वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। तो मुझे निश्चित तौर पर है कि जो हमारे जो शीतकालीन के जो स्थल है, जैसे हमें शीत गंगोत्री भी कहा जा सकता है, स्थान जो है हमारे, जैसे गंगोत्री में 6 माह पूजा होती है और 6 महीना मुखवा में होती है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, सरकार हमारा साथ दे रही है और पर्यटन सचिव ने भी कहा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा चलेगी। हमने एक बात और कही कि इस जो हमने रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे पहले, उस समय इस समय भी हमने जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए और अपनी ऑनलाइन करवाइए इसको। तो रजिस्ट्रेशन आज 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और लोग आएंगे। जी धन्यवाद। उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत, जैसा कि विदित है आपको कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी के पावन सानिध्य में 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों के संयुक्त से एक उत्तराखंड स्थित 4 धामों की शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई थी।
और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शंकराचार्य के द्वारा जो है इस तरह की शीतकालीन यात्रा की गई। और इस यात्रा के बाद से जो है आज हमने सरकार से निवेदन किया था, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे जी से हम लोग मिले थे और हमने उनसे निवेदन किया था कि अब सरकार को जो है इसके प्रचार प्रसार, शीतकालीन पूजा स्थलों के प्रचार प्रसार की पहल करनी चाहिए और इसका पंजीकरण शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोगों में जो भ्रम है कि शीतकाल में पूजाएं नहीं होती है तो ये भ्रम टूटे और लोग अधिक से अधिक इन स्थानों पर आए। तो पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता के क्रम में ये हुआ है कि जल्दी ही पर्यटन विभाग जो है इस पहल को आगे बढ़ाएगा और चारों धामों में अलग अलग दिन जो है तिथि अभी तय होगी, एक महोत्सव का पर्यटन विभाग एक महोत्सव आयोजित करेगा तीर्थ यात्रियों को खींचने के लिए। इसके अलावा यह भी है कि तीर्थ पुरोहित लोग जो है चारों जो पीठों के शंकराचार्य वर्तमान में हैं उनको भी इन शीतकालीन पूजा स्थलों में उस महोत्सव के दौरान आमंत्रित करेगा, ताकि आने वाले भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री इन शीतकालीन पूजा स्थलों की ओर आ सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। नमस्कार।